एवरीवन। तो आज अपना है वेक्टर का लेक्चर नंबर 3। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं हम। ओके, आई गेस कि आपने प्रीवियस वन को अच्छे से रिवाइज किया होगा। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। तो आज हमको टाइप्स ऑफ वेक्टर और भी बहुत कुछ पढ़ना है, कंपोनेंट्स पे भी जाना है। तो कहाँ गया भाई अपना स्लाइड? पीछे है। आइए, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ फोर्स वेक्टर वेक्टर एफ इक्वल्स टू 30 न्यूटन आई कैप देन फाइंड। ओके, तो ये सारी चीजें हमको फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है यार, अगर कोई वेक्टर लिखा है तो उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा ही। तो इसके अंदर ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ और ये उसका डायरेक्शन हो गया। अगर मैं 3f वेक्टर की बात करता हूं तो कुछ नहीं करना है, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर f कर देना है 30 न्यूटन आई कैप। कितना मिल जाएगा मेरे को? 90 न्यूटन आई कैप मिल जाएगा। अब 3f से क्या हुआ, जैसे ध्यान से देखिए कि अगर लेट सपोज कि इतना जो लेंथ है, इतना जो लेंथ है, ये मेरा क्या होगा? ये मेरा वेक्टर f हो गया, पूरा पूरा वेक्टर f हो गया मेरा। ये वेक्टर f इक्वल्स टू 30 न्यूटन आई कैप और ये उसका डायरेक्शन हो गया आई कैप का। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये अपना 3 गुना बढ़ गया है। तो 3 गुना कौन से मामले में बढ़ा है? ये 3 गुना पूरा पूरा इसका लेंथ बढ़ गया होगा। ओके, एक एफ, 2f और ये 3f। ये जो वेक्टर अभी आपको इतना लंबा मिलेगा, मतलब कि जो यहां से स्टार्ट होके यहां तक जाएगा, ये होगा अपना वेक्टर 3f। ओके, ये अपना होगा 3f वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 90 न्यूटन और इसका डायरेक्शन होगा आई कैप। दिस इज 90 आई कैप। समझ गए? तो क्योंकि ये जो लेंथ है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड दिखाती है। तो जैसे जैसे मैग्नीट्यूड वहां मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ चाहिए तो सीधी सी बात है भाई, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सीधा सीधा 30 न्यूटन आ जाएगा ये। ओके, चलिए एफ कैप निकालना है। अगर आपको इक्वेशन याद हो जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर एफ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इंटू एफ कैप। तो यहां से मेरे को एफ कैप क्या मिल जाएगा? यहां से मुझे एफ कैप मिल जाएगा वेक्टर एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। ओके, तो वेक्टर एफ कितना है अपना? 30 न्यूटन आई कैप, 30 न्यूटन आई कैप डिवाइडेड बाय 30 न्यूटन। हाउ आई विल गेट? मुझको मिलने वाला है आई कैप। ध्यान में रखो, डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड नहीं होता है। नोट करके लिख लो यहाँ पर। इतना हल्का क्यों आ रहा है ये? अच्छा, नोट, डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड नहीं होता है। डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड नहीं होता है। अब कोई ऐसा मत बोलना सर, डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने हमको बताया हुआ है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन। भैया अब डायरेक्शन अपना ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों का डायरेक्शन आई कैप ही तो है। समझ गए? डायरेक्शन मतलब केवल ये सामने वाला एरो जो हमको डायरेक्शन बता रहा है, और कुछ भी नहीं। आइए, माइनस ऑफ एफ वेक्टर, कुछ नहीं करना है, एफ के अंदर माइनस 30 न्यूटन आई कैप। अब इससे क्या होगा मालूम है? इससे केवल इसका डायरेक्शन बदलेगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। तो अच्छा रुको, इसने एफ बोला है ना, तो ये वाला वेक्टर होगा अपना। अपोजिट डायरेक्शन में ये जो वेक्टर है अपना, ये होगा अपना माइनस एफ वेक्टर। ओके, तो दिस इज माय माइनस एफ वेक्टर। और मैग्नीट्यूड में इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये 30 न्यूटन होगा। तो नेगेटिव साइन इज यूज टू डिनोट द डायरेक्शन। ये भी नोट करके लिख लो यार। इन वेक्टर इन वेक्टर नेगेटिव साइन is used to denote
opposite direction is used to denote opposite direction of a given vector of a vector. ओके चलिए अब बात किसकी उठ रही है, माइनस ऑफ 5 वेक्टर। कुछ नहीं करना है, दिए हुए वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये कैसा लिखा हुआ है, 5 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ एफ वेक्टर। भैया माइनस ऑफ एफ वेक्टर तो मेरा यही है, तो 5 इंटू क्या क्या करोगे, माइनस रखोगे, माइनस रखना पड़ेगा ना। माइनस एफ की वैल्यू -13 है, -30 है, या फिर माइनस बाहर निकाल लो चाहिए तो। सिंपल रखना है तो ऐसा भी कर सकते हो ना, माइनस बाहर निकाल के। यहाँ पे वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड कितना है आपका 13 न्यूटन आई कैप है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन है माइनस आई कैप है, तो ये आपको कितना मिलने वाला है, -150 न्यूटन आई कैप। मतलब इसका 5 गुना अपोजिट डायरेक्शन में। देखा जाए कितना आएगा, 1 2 3 4 5, कुछ इतना बड़ा वेक्टर मिला है मेरे को। ये है मेरा -5 आई -5 एफ वेक्टर। आ जाओ, आपको इतना बड़ा ड्रॉ नहीं करना है, ये तो सिर्फ मैं केवल इलिस्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ आपको। ओके तो ये आपका है -5 एफ वेक्टर, जहां पे ये डायरेक्शन है आपका आई कैप, इक्वल्स टू वेक्टर एफ बाई 2। कुछ नहीं करना है, 30 न्यूटन आई कैप डिवाइडेड बाई 2, इट विल बिकम 15 न्यूटन आई कैप। मतलब दिए हुए का आधा, बस जो गिवन है ये डायरेक्शन उसका आधा हो जाएगी, मतलब कुछ इतना हो जाएगा ये। तो ये जो वेक्टर होगा ये अपना होगा वेक्टर एफ बाय 2 ऑन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप। क्लियर एकदम, समझ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम फोर्सेज आर गिवन देन ड्रॉ देम। अरे तो देना तो पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, मेरे साथ में लिखते रहिए, क्वेश्चन को आप लोग भी होगे, नोट्स भी बनते रहेंगे आपके। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेक्टर एफ 40 न्यूटन along east, 40 न्यूटन along east। सेकंड क्वेश्चन है, ये F1 है वैसे, ओके ये F1 है, तो वेक्टर F2 ये है आपका 30 न्यूटन along north, 30 न्यूटन along north। तीसरा वाला आपका है F3 15 न्यूटन, 15 न्यूटन along west, 15 न्यूटन along west। ओके फोर्थ वन लिखिए, फोर्थ वन है आपका F4 25 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट, 25 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद में लिखिए पांचवा वेक्टर F5 10 न्यूटन साउथ वेस्ट, 10 न्यूटन साउथ वेस्ट। ओके वाह, ये भी गायब हो जाएगा, देख रहे हो हमारे, बहुत बढ़िया। मतलब कि एकदम ना दिमाग फिराने वाला कोई काम अगर होता हो तो यहाँ होता है, इसका मिटाना ही पड़ेगा। 10 न्यूटन साउथ वेस्ट। चलिए आइए अब देखिए जरा यहाँ पर, आई थिंक ये साइन तो सबको पता ही होंगे कि इसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं। मेरे पीछे छुप तो नहीं रहा ना, सही है।
इसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं, इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, और इसको हम साउथ बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए जरा कि यहाँ पर इनके लिए एक सिंबल भी बनाया गया है, आई कैप, माइनस ऑफ आई कैप, जे कैप, माइनस ऑफ जे कैप। ओके, तो अगर बात उठती है कि 40 न्यूटन अलोंग ईस्ट, तो मतलब एक वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। एक वेक्टर कहाँ होगा आपका, एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स वेक्टर। तो ये हो गया आपका वेक्टर F1। मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका, मैग्नीट्यूड इसका हो गया आपका 40 न्यूटन अलोंग ईस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़िए, 30 न्यूटन अलोंग नॉर्थ, इससे थोड़ा छोटा होगा वो। 30 न्यूटन कुछ इतना होगा, F1 से छोटा ही होगा ना। कितना मिल जाएगा ये, अलोंग नॉर्थ मतलब ये आपका हो गया F2 वेक्टर 30 न्यूटन, देन F3 15 न्यूटन, इसका आधा एकदम, ध्यान में रखिएगा, इसका आधा। क्या हुआ, एक्स्ट्रा काय बन गया बे। चलिए, तो ये मेरा हो गया F3 वेक्टर। ओके, F3 वेक्टर 15 न्यूटन, और अगर प्रॉपर लिखना चाहो साइन के साथ में तो माइनस ऑफ आई कैप, तो क्या बन जाएगा ये, -15 न्यूटन आई कैप, समझे। इसके साथ भी आई कैप और इसके साथ में जे कैप। फिर उसके बाद में F4 है 25 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि 30 से थोड़ा सा ही छोटा होगा ना, 25 न्यूटन है ना, तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, कहीं यहाँ पे बनेगा। अब एक बार ध्यान ध्यान दो जरा, जब आपको कुछ एंगल वगैरह ना मेंशन किया हो, सीधा नॉर्थ वेस्ट लिखा हो, तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये एंगल कितना होता है आपका, 45 डिग्री होता है। कितना होता है ये एंगल आपका, 45 डिग्री होता है। तो वेक्टर F4 कैसे लिख सकते हैं आप लोग, F4 आप लोग लिख सकते हैं 25 न्यूटन वेट। चलिए सही हो गया भाई, राइट का प्रॉब्लम। अच्छा, ओके, चलिए, तो F4 को हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 25 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट। हालांकि हम लोग इसको वेक्टर इक्वेशन में लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बट वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर है अपना 10 न्यूटन साउथ वेस्ट। ओके, तो वो कहीं यहाँ पे आएगा इस डायरेक्शन में। ओके, अच्छा, साउथ वेस्ट एकदम 45 पे होगा ना, तो इसी के डायरेक्शन में रहेगा वो। तो ये अपना क्या मिल गया अपने को, वेक्टर F5 विच इज, अच्छा साउथ वेस्ट, सॉरी 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 सॉरी, चलो ना क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ, साउथ ईस्ट कर देता हूँ, उसमें क्या हुआ, साउथ ईस्ट वेक्टर F5, ये एंगल भी कितना होगा अपना 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो ये अपने को मिल गया 10 न्यूटन साउथ ईस्ट। ओके, एकदम। अब ये देखो, ये सिंपल सिंपल वाले हैं। अब क्या होगा अगर क्वेश्चन में चेंज कर लिया जाए तो थोड़ा सा, जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ आपको, देखिए। वायर वाह काहे परेशान कर रहे थे।
2 मिनट, इसको ना डिलीट ही कर देता हूँ ससुरा। हाँ जी, कंट्रोल है। चलिए। हम्म, देखिए दिया गया है F1 वेक्टर इक्वल्स टू 30 न्यूटन 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। 30 न्यूटन 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इसको हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अपना बेसिक वाला लिख के ले लें यहाँ पे। तो ये अपना ईस्ट है, ये नॉर्थ, वेस्ट एंड दिस इज साउथ। फिर ये अपना आई कैप, जे कैप, माइनस ऑफ आई कैप, माइनस ऑफ जे कैप। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट में। अब इसको पढ़ने का तरीका होता है, मालूम है कैसा, देखो 60 डिग्री साउथ में जाना है, किसके, वेस्ट के, वेस्ट के 60 डिग्री साउथ में। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना वेस्ट हुआ। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एंगल मेरा बनेगा 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट, मेरे को 60 डिग्री साउथ में जाना है लेकिन वेस्ट से जाना है। तो ध्यान में रखना कि ये जो वेस्ट होगा ना अपना, ये वाला पॉइंट, ये अपना रेफरेंस पॉइंट होगा। ये जो होगा ये अपना रेफरेंस पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। तो ये एंगल किसके साथ बनेगा, वेस्ट के साथ बनेगा 60 डिग्री। ध्यान में रखना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देता है कि 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो 60 डिग्री लास्ट वाले के साथ में बनाना होगा आपको, और साउथ के साथ में। ओके, क्लियर एकदम। ओके, क्लियर एकदम। चलिए, जैसे कि मानो मैं यहाँ पे आपको, ये अपना कितना हो गया, F1 वेक्टर हुआ ना। अब मैं आपको यहाँ पे F2 वेक्टर देता हूँ, लिख देता हूँ मैं 12 न्यूटन 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए कि एक तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। ओके, ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया है। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, 37 डिग्री मुझे वेस्ट में जाना है, लेकिन कहाँ से जाना है, नॉर्थ से जाना है। तो सीधी सी बात है भाई, 37 डिग्री आपका जो एंगल यहाँ बनने वाला है वो किसके साथ में बनेगा, वो आपका एंगल यहाँ बनने वाला है इसके साथ में। ठीक है, 37 डिग्री। तो ये हो गया आपका F2 वेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये एंगल आपको कितना मिल रहा होगा, ये एंगल आपको इस एक्सिस से कितना मिल रहा होगा, 53 डिग्री मिल रहा होगा। कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, जरा सोच के बताओ। यहाँ पर मेरे को F2 वेक्टर को ही लिखना है। ओके, वेक्टर तो सेम ही है मेरा, तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं 12 न्यूटन, 12 न्यूटन 53 डिग्री, 53 डिग्री किसके साथ में बन रहा है ये एंगल, वेस्ट के साथ में बन रहा है। तो मुझको कहाँ जाना है, मुझको वेस्ट के साथ में जाना है, तो वेस्ट को यहाँ पे लिख दो, तो ये अपना बन जाएगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट। 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 53 डिग्री नॉर्थ में जाना है, किसके नॉर्थ में, वेस्ट के नॉर्थ में जाना है। समझ गए, अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो नॉर्थ में कैसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा ना, समझे, क्लियर एकदम। या फिर इजी सी बात है, जो लास्ट में लिखा होगा वो आपका रेफरेंस, उसके साथ में एंगल बनने वाला है बस, साफ साफ एकदम। चलिए, तीसरा वेक्टर लेता हूं यहां पर मैं, लिखिए F3 वेक्टर, कौन सा लिखूं मैं,
62 डिग्री, सॉरी 62 न्यूटन, 45 न्यूटन एंड 62 डिग्री, 62 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। जो लास्ट में है वो आपका रेफरेंस पॉइंट है, ध्यान में रखना। जो लास्ट में है वो आपके लिए रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा। मुझे 62 डिग्री साउथ में जाना है, लेकिन किसके साउथ में जाना है? ईस्ट से साउथ में जाना है। 62 डिग्री साउथ में जाना है लेकिन ईस्ट से, मतलब कहीं यहां पे एंगल बनेगा आपका, ठीक है। मतलब ये एंगल आपका कितना होगा? 62 डिग्री होगा। अच्छा बताइए, ये बचा हुआ एंगल आपका कितना हुआ? 28 डिग्री हुआ। कैसे लिख सकते हैं आप लोग इसको, सोच के बताइए जरा। और F3 वेक्टर, ये मेरा F3 वेक्टर है। F3 वेक्टर को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? मेरे को अब साउथ के रिस्पेक्ट में लिखना है, वेक्टर तो चेंज नहीं होगा मेरा। इसको मैं लिख सकता हूँ 45 न्यूटन, 45 न्यूटन 28 डिग्री, ठीक है। एंगल किसके साथ बन रहा है? साउथ के साथ में ना, तो ये मेरा होगा ईस्ट ऑफ साउथ, 28 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ में। क्लियर एकदम, समझ गए। मुझे 28 डिग्री ईस्ट में जाना है लेकिन साउथ से ईस्ट में जाना है। मुझे 28 डिग्री ईस्ट में जाना है लेकिन साउथ से ईस्ट में जाना है। ओके, आइए अगला लिखते हैं। वेक्टर F4, नॉर्थ वेस्ट अपना बच ही गया है ना, तो यहाँ पे लिखिए आप लोग 27 न्यूटन, 27 न्यूटन, और एंगल में लिखिए आप लोग 81 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 81 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब नॉर्थ के ईस्ट में जाना है 81 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये मेरा होगा रेफरेंस पॉइंट। जैसे यहाँ पे ये आपका रेफरेंस पॉइंट था, ये आपका रेफरेंस पॉइंट था ना, वैसे ही यहाँ पे नॉर्थ मेरा क्या होगा? नॉर्थ मेरा होगा रेफरेंस पॉइंट, नॉर्थ मेरा होगा रेफरेंस पॉइंट। OMG, लाइट हैज बीन गॉन। हम दिख रहे नहीं दिख रहे? 2 मिनट यार बच्चों, लाइट चला गया है लेकिन मैं हूं यहाँ पर। पता नहीं इतना ज्यादा डार्कनेस ही दिख ही नहीं रहे कैमरे में, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे फोकस करिए। ओके, लाइट वैसे तो 5 मिनट में आ ही जाना चाहिए इसको, बट अगर नहीं आती है तो डेफिनेटली एट द एंड रिकॉर्डिंग यही स्टॉप करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। चलिए, 27 न्यूटन 81 डिग्री ऑफ ईस्ट, तो यहाँ पर एंगल किसके साथ में बनेगा? एंगल बनेगा नॉर्थ के साथ में। मुझे ईस्ट में जाना है लेकिन नॉर्थ से ईस्ट में जाना है, तो ये होगा अपना वेक्टर, समझ गए। तो ये एंगल कितना होगा अपना? ये एंगल अपना होगा 81 डिग्री। माँ कसम, लाइट गया तो ये हैंग क्यों हो रहा है? 81 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ जरा बताना? 9 डिग्री हुआ। तो ये जो वेक्टर F4 वेक्टर है, कैसे लिख सकता हूं मैं F4 को? इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 न्यूटन 9 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मुझे 9 डिग्री नॉर्थ में जाना है लेकिन ईस्ट से नॉर्थ में जाना है, समझ गए। और यहाँ पर ये जो ईस्ट है अपना, ये अपना रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। क्लियर एकदम, ईस्ट अपना क्या बन जाएगा? रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों, लाइट आ गया अपना, ठीक है। देखो यार, मुख्यमंत्री के यहाँ रहने का एक फायदा तो होता है भाई, जीवन की सुविधाओं में तकलीफ नहीं होती कि लाइट अगर कटी तो कटी ही रहेगी, लाइट आ ही जाती है, ठीक है। आइए, मुश्किल से 5 मिनट हुआ होगा, लाइट यहाँ पे आ गई, ठीक है। चलिए, तो आई गेस कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा,
ठीक है, तो ऐसे इन डायरेक्शन वेक्टर्स को हम लोग लिखते हैं। क्लियर एकदम? आगे बढ़े अब, चलिए थोड़ा इसको लिखने का एक और मेथड है, वो भी देखते हैं। बस एग्जाम में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने को। ठीक है, राइट द वेक्टर विद डायरेक्शन, वेक्टर देता हूं मैं। सबसे पहले यहाँ पे अपना ईस्ट वेस्ट वो सब लगा लो भाई। हम्म, चलो अपना हो गया ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो ये आई कैप, जे कैप, माइनस ऑफ आई कैप एंड माइनस ऑफ जे कैप। चलिए, तो क्वेश्चन लिखिए सबसे पहला वाला। F1 वेक्टर है आपका 10 न्यूटन, ये आपका 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब इसको हम लोग कितने तरीकों से लिख सकते हैं वो देखिए। कि सबसे पहले तो यहाँ पे हमको ये दिखाई दे रहा है कि सर जी आपके हिसाब से ये हमारा बनना चाहिए रेफरेंस पॉइंट। बिल्कुल सही बच्चा, ये अपना क्या होगा, ये अपना रेफरेंस पॉइंट होगा। वेरी गुड। तो मेरे को यहाँ पे क्या जाना है, मेरे को 60 डिग्री ईस्ट में जाना है, लेकिन नॉर्थ से ईस्ट में जाना है। तो ये होगा मेरा वो वेक्टर। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा मेरा, ये एंगल मेरा होगा 60 डिग्री, बट 60 डिग्री ईस्ट किसका, नॉर्थ का। ओके, अब ध्यान दीजिए जरा कि ये जो है आपका, ये एंगल कितना है आपका, 30 डिग्री है। अब कैसे लिख सकते हैं इसको? ओके, इसको लिखने का दूसरा दूसरा तरीका देखेंगे हम। और इसी F1 वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 न्यूटन, F1 वेक्टर ये 10 न्यूटन, 30 डिग्री कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब ईस्ट अपना रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर। समझ गए, ईस्ट अपना क्या बनने वाला है, रेफरेंस पॉइंट। अरे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चलिए, और कोई तरीका है लिखने का? बिल्कुल, एक तरीका और है इसको लिखने का, वो है F1 वेक्टर 10 न्यूटन। अब ध्यान से देखिए, अब तक हम लोग एंगल पहले लिखते थे, अब एंगल बीच में आएगा। कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ। तो सबसे पहले ईस्ट देखना है, फिर उसके बाद में एंगल देखना है, फिर उसके बाद में नॉर्थ बनाना है। तो सबसे पहले ईस्ट से एंगल बनाएंगे और वो एंगल नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ऐसा है। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर F2 वेक्टर लिखूं, मैं अगर F2 वेक्टर लिखता हूं 20 न्यूटन वेस्ट 45 डिग्री साउथ। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर ये वेक्टर होगा आपका। ओके, तो ये आपका क्या होगा, वेक्टर होगा। तो सबसे पहले एंगल आपका किसके साथ में बनेगा, वेस्ट के साथ में बनेगा, जिसके साथ में लिखा हुआ है 45 डिग्री। अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो और करके कैसा लिख सकता हूं मैं, 20 न्यूटन किसके साथ में बना एंगल, वेस्ट के साथ में बना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। मुझे साउथ में जाना है, लेकिन वेस्ट से साउथ में जाना है। समझ गए, अपना अपना लिखने का तरीका है। 45 डिग्री एंगल यहाँ से भी होगा, तो वेस्ट ऑफ साउथ लिख दूंगा मैं, साउथ से वेस्ट में जाना है। और 20 न्यूटन, दिस इज आर F2 वेक्टर, 20 न्यूटन 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, क्योंकि ये एंगल भी कितना होगा आपका
45 डिग्री होगा ना। ओके, वेस्ट ऑफ साउथ। समझ गए? वेक्टर के क्वेश्चंस में ये चीजें मेंशन होगी, तब हमको ये वेक्टर ड्रॉ करना होगा। समझ गए? इसके लिए ये लिखना आना जरूरी है। क्लियर एकदम? कोई परेशानी आता है आप सबको? बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, लेट्स गो। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। अच्छा देखो जरा, ये क्या थोड़ा सिंपल बनेगा। वेक्टर के साइन गायब हो गया ना कहीं कहीं से। कोई नहीं, दोबारा भर लेंगे उसको। चलिए, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी, एंगल बिटवीन माइनस ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन माइनस ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी। आई थिंक मैंने आपको कल एंगल निकालना सिखा दिया था। ओके, लास्ट लेक्चर में एडिशन ऑफ वेक्टर के साथ में। तो सबसे पहले क्या दिया गया, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 30 डिग्री। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लो यार। ए के लिए मैं लेता हूँ ये वाला वेक्टर ए, और बी के लिए हम लेते हैं ये वाला वेक्टर बी। ओके, एंगल कितना दिया गया है इनके बीच में, 30 डिग्री दिया गया है। अब एंगल किसके बीच पूछ रहा है, वेक्टर ए एन माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो सबसे पहले इसी के साथ फॉलो करते हैं, आइए सबसे पहला वाला आंसर। ओके, एंगल बिटवीन, ऐसे तो नहीं लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए। 2 मिनट यार, ओरिएंटेशन को क्या हो गया, वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो अगर मैं वेक्टर बी के माइनस की बात करता हूं तो वो कहाँ होगा, तो लॉक हो ना भाई। ठीक है, देखो अब माइनस बी वेक्टर क्या होगा, इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ये जो डायरेक्शन है वो ये हो जाएगी। ये वेक्टर क्या होगा इसका, ये होगा वेक्टर ऑफ माइनस बी। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है बी वाले लाइन में, ठीक है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, इनके बीच में आपको एंगल कितना मिलने वाला है, 150 डिग्री मिल जाएगा। तो इनके बीच में एंगल होगा 150 डिग्री। ये वाला एंगल भी ले सकते हैं, लेकिन हम वो दूसरे वाले को नहीं देख रहे। ओके, हम एक ही एंगल निकालेंगे यहाँ पर। बी एंगल किसके बीच है, माइनस ऑफ वेक्टर ए, फिर से एंगल बिटवीन माइनस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, चलिए, तो माइनस ऑफ वेक्टर ए कहाँ से मिल जाएगा अपने को, बरोबर इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा अपना, ये माइनस ऑफ वेक्टर ए। ओके, तो ये जो वेक्टर है मेरा, ये है मेरा माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो इनके बीच में भी एंगल कितना होगा, ये आपका, ये होगा आपका 150 डिग्री। सेम आ गया एंगल, बिल्कुल। चलिए, तो ए माइनस बी के साथ और माइनस ए बी के साथ सेम एंगल बना रहा है 150 डिग्री का। आइए सी वाला देखते हैं, एंगल बिटवीन माइनस ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। चलिए, तो भाई माइनस तो इसका भी चाहिए, और माइनस इसका भी चाहिए। 2 मिनट, एरो तो निकाल लें। एक डैश लाइन यहाँ पे आएगी,
और एक ये वाली डैश लाइन यहाँ पे आएगी अपनी। ठीक है, चलिए। सो दिस इज ऑफ माइनस ए वेक्टर, दिस इज ऑफ माइनस बी वेक्टर, तो ये एंगल भी कितना होगा अपना, 30 डिग्री ही होगा। समझ गए। अब किसके बीच में एंगल पूछा है, वेक्टर ए एन वेक्टर एंड टू बी वेक्टर। भाई इसके बीच का तो एंगल 30 डिग्री ही होगा। सिर्फ क्या होगा यहाँ पर, बी का मैग्नीट्यूड ही बढ़ेगा ना, और क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, एंगल थोड़ी चेंज होगा यहाँ से। जगह है कि नहीं, थोड़ी सी जगह है, बट आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड टू बी वेक्टर कितना होगा। ये हो गया अपना वेक्टर ए। ठीक है, और बात रही वेक्टर टू बी की, तो कुछ नहीं करना है भाई, इससे थोड़ा बड़ा वेक्टर ही निकालना है अपने को बस। ये हो गया टू बी वेक्टर डबल मैग्नीट्यूड वाला, ये हो गया ए वेक्टर, इनके बीच में भी एंगल 30 डिग्री ही है। क्लियर एकदम, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर। अच्छा उसके पहले जरा ये बताइए कि अगर यहाँ पे एक ई क्वेश्चन और होता, एंगल पूछा होता बिटवीन टू ए वेक्टर एंड टू बी वेक्टर, कितना मिल जाता, 30 डिग्री मिलता। 3 ए वेक्टर एंड 5 बी वेक्टर तो भी 30 डिग्री होता। वो केवल मैग्नीट्यूड के साइड्स बढ़ा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा पूछता ना कि एंगल बिटवीन 0.01 ए वेक्टर एंड 0.07 बी वेक्टर, स्टिल आपका आंसर 30 डिग्री ही होता, कि डायरेक्शन तो वही है, केवल क्या चेंज हो रहा है भाई, उसका मैग्नीट्यूड ही चेंज हो रहा है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। चलो आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहला है अपना इक्वल वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन ऑफ सेम नेचर। ठीक है, रुकिए जरा, इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर दूं मैं, ताकि लिखने के लिए जगह बने अपनी। सबसे पहले क्रॉप मारू इसको। ये ससुरा, ये तो पूरा ही हो गया। अरे यार, क्या करना चाहता हूँ, क्या हो रहा है। यहाँ से इतना काटो बस। चलो ओके, अब देखो यहाँ पर इक्वल वेक्टर। लेट सपोज करो कि अगर ये वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर मैंने वेक्टर एफ लिया, जो है मेरा 10 न्यूटन आई कैप। ओके, फिर उसी के जस्ट पैरेलल में मैंने दूसरा वेक्टर लिया, और ये मैंने वेलोसिटी वेक्टर 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, हम दोनों को दिख रहा है, डायरेक्शन सेम है। ठीक है, ये दोनों को मैं इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल वेक्टर बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले ध्यान में देखना है कि टू, दो इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सेम है, इन दोनों का 10-10 है। इन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ये भी सेम है, आई कैप आई आई कैप, बट वो सेम नेचर के भी होने चाहिए। इट मीन्स कि ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के नहीं हो सकते। ठीक है, इन दोनों को सेम नेचर का बनना पड़ेगा। मतलब कि अगर ये मेरा ऐसे लिखा होता, ठीक है, ये लिखा होता v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, और ये मेरा v2 वेक्टर लिखा होता 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, तब ये दोनों जाके मेरे इक्वल वेक्टर बनते ऑफ सेम नेचर। तब मैं बोल सकता था यहाँ पर कि v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर आर इक्वल वेक्टर।
v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। क्लियर एकदम। चलिए, तब बात आती है पैरेलल वेक्टर्स की। मैग्नीट्यूड उनका सेम हो नहीं हो कोई बात नहीं, बस उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे कि इनको उठा लो यहां पर, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम हो कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि एक काम करो, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको थोड़ा आगे कर दिया और इसको अब मैं लिखता हूं वेक्टर एफ इक्वल्स टू 20 न्यूटन आई कैप। तो इनका डायरेक्शन सेम है, आई कैप, बस ये दोनों इक्वल वेक्टर बन गए। ओके, all parallel vectors are equal vector but all parallel vectors are equal vector। ये बोल सकता हूं मैं? नहीं यार, all equal vectors are parallel vector ये बोल रहा हूं मैं। ओके, नोट करके लिखो यहाँ पर, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, लिखा तो है यहाँ पर। जितने भी इक्वल वेक्टर होंगे उनको पैरेलल होना ही पड़ेगा, बट जितने भी पैरेलल वेक्टर होंगे वो इक्वल हो बोल नहीं सकते हम लोग, मे बी उनका मैग्नीट्यूड अलग हो। इसके अंदर सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, ओनली डायरेक्शन मस्ट बी सेम, ओनली डायरेक्शन मस्ट बी सेम। केवल इसके अंदर डायरेक्शन सेम होना चाहिए बस, बाकी कुछ भी सेम ना हो चलेगा। तो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स में और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर्स। हम नहीं बोल सकते ना कि वो पैरेलल इक्वल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, सेम मैग्नीट्यूड का हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, पैरेलल में तो वो रहेगा ही। डन एकदम, इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर्स। चलिए, तो इक्वल में क्या देखा हमने यहाँ पर कि एक तो उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। पैरेलल में क्या देखा, सिर्फ डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता और फिजिकल क्वांटिटी से भी फर्क नहीं पड़ता अपने को। ओके, चलिए आइए थोड़ा यहाँ भी जगह बनाए यार। अगला टाइप है अपना एंटी पैरेलल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। चलो, नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम एंड डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट। जरूरी नहीं है कि इनका नेचर भी सेम हो, अलग नेचर के रह सकते हैं, बस मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये आपका फोर्स वेक्टर है। मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, मैंने इसको लिख लिया मान लो 10 मीटर आई कैप, तो ये अपना बनने वाला है वेक्टर एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 न्यूटन आई कैप, माइनस है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस ऑफ आई कैप रहेगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 10 न्यूटन माइनस ऑफ आई कैप और माइनस 10 न्यूटन आई कैप। बस इनका मैग्नीट्यूड सेम हो एंड डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, सेम नेचर के हो कोई जरूरत नहीं है इनका। और इनके बीच में एंगल कितना बनने वाला है, दैट इज योर पाई रेडियन और 180 डिग्री। ओके, नाउ एंटी पैरेलल वेक्टर, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल बट डायरेक्शन इज अपोजिट। मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं है, उसको हम एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। ओके, ऐसा कुछ। ओके, लेट इट बी, अगर मैं इसको अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलूँ तो इसको मैं अपना फोर्स वेक्टर भी बोल सकता हूँ। ओके, या फिर कैसा बोलूँ मैं, दिस इज बी वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज बी माय एक्सलरेशन वेक्टर।
इन्हीं के बीच में भी एंगल पाई और 180 डिग्री का ही होगा। मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, बट ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर मे और मे नॉट बी नेगेटिव ईच अदर। तो अगर यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्या ध्यान में रखना है, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, magnitude must be same and direction opposite to each other and direction exactly opposite। डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट। इसके अंदर क्या होगा, ओनली डायरेक्शन इज अपोजिट, ओनली रिक्वायर्ड अपोजिट डायरेक्शन। और किसी चीज की नीड नहीं है यहाँ पर। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर है अपना यूनिट वेक्टर और ये है जीरो वेक्टर। ओके चलिए सिंपल है एकदम ये। A vector having unit magnitude and represent only direction, it does not have any unit। बहुत बढ़िया, यूनिट वेक्टर को पास ही यूनिट नहीं है। वेरी गुड। यूनिट वेक्टर हो तो ऐसा सिर्फ नाम में यूनिट हो, यूनिट लेके ना रखा हो वो, जैसे कि आई कैप, जे कैप, और यहां से जो तीसरा वेक्टर निकलेगा दैट इज के कैप। ओके ठीक है, दिस इज के कैप। कब से एक चूहा परेशान कर रहा है ससुरा मेरे को। देखो, तो लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक वेक्टर एफ लिखा विच इज 10 न्यूटन आई कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलने वाला है मेरे को, बताओ जरा। इसका मैग्नीट्यूड मिलने वाला है 10 न्यूटन। तो जरा इसका डायरेक्शन निकाल के बताओ यार। वेक्टर एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर एफ इंटू एफ कैप लिख सकता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इंटू एफ कैप, उसका डायरेक्शन। तो यहाँ से एफ कैप क्या मिलने वाला है मेरे को, एफ कैप मेरे को मिलने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, सॉरी वेक्टर एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इक्वल्स टू 10 न्यूटन आई कैप, 10 न्यूटन आई कैप डिवाइडेड बाय 10 न्यूटन। मतलब क्या हो जाएगा मेरा, ये आई कैप हो जाएगा। ओके चलिए, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ कार विच इज एट रेस्ट जीरो। सीधी सी बात है ना भाई। इसी वेलोसिटी वेक्टर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 मीटर पर सेकेंड आई कैप। इसको हम जीरो वेक्टर बोल देंगे जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो। अब देखो, जीरो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक टाइम ऐसा था यूरोपियन मैथमेटिशियंस ने जीरो को ही बैन कर दिया था क्योंकि वो इसको कुछ मानते ही नहीं थे। लेकिन कुछ मानते नहीं थे तो बैन क्यों किया, मतलब वो भी कुछ मानते थे जीरो को, क्योंकि जीरो है तभी अपना जितना भी फिजिक्स है फॉर्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग शायद क्या नाम होता है, सिफायर, शून्य और जीरो, ऐसे कुछ दो तीन नाम है इसके। ठीक है, तो इसको हम लोग शून्य भी बोलते हैं और जीरो भी बोलते हैं। एक नाम और है सफायर, सिफायर मेरे को याद नहीं आ रहा है, ऐसा ही कुछ है। तो देखो यहाँ पर जब हम लोग किसी चीज को जीरो तक लेके जाने की कोशिश करते हैं उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जब हम लोग किसी भी चीज को जीरो से उसके बहुत बड़े वैल्यू तक लेके जाने को कोशिश करते हैं तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। समझ गए। तो बिना जीरो के तो मैथ्स का उद्देश्य कुछ था ही नहीं। समझ गए। तो जीरो वेक्टर भी होता है इसलिए इसको पढ़ना है, नहीं तो बोलोगे सर जब कुछ नहीं है तो जीरो लिख देना। कुछ नहीं होना भी एक होना तो है। जैसे कि एक रूम में बहुत सारी खाली जगह, कोई बोलेगा उस रूम में कुछ नहीं है, भाई वहां पे खाली जगह है। समझ रहे हो, कुछ नहीं होना भी एक प्रकार का होना ही है। नथिंग इज अ समथिंग। ओके चलिए, कोलिनियर वेक्टर्स, ऑल कोलिनियर वेक्टर्स व्हेन दे आर अलोंग द सेम लाइन, उनको हम क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ऐसा है मेरा,
रंग दे दो इसको। तो जब इसी के लाइन में दूसरा वेक्टर आएगा, हम उसका नाम रखते जाएंगे दिस ऑल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। जरूरी नहीं कि इनकी लंबाई सेम हो, अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। क्लियर एकदम। इनकी लंबाई सेम, अलग धलग, ज्यादा कम हो सकती है। क्या ये अपोजिट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं बच्चा। कहीं नहीं हो सकते? ये अपोजिट भी हो सकते हैं। 2 मिनट जरा, तब तक इसको लिखते रहो आप लोगों के। लिखते रहो इसको। ठीक है, आ जाओ। तो कोलिनियर वेक्टर यहाँ पे एंटी पैरेलल भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है। समझ गए? बस इनको एक लाइन में लाए करना पड़ेगा। नाम दे दो यहाँ पे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। अच्छा, जैसे सपोज करो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, दो वेक्टर्स दिए जाए आपको और प्रूव दैट करने को बोल दिया जाए कि प्रूव दैट दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। कैसे कैसे प्रूफ करेंगे? इक्वल तो देख के समझ जाएगा। पैरेलल प्रूफ करने को बोल दिया जाए तो उन दोनों का क्या होगा मालूम है? उनको दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ओके, उन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, माँ कसम का हिल रहे बे, वेक्टर ए इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। वेक्टर ए मैं यहाँ पे लेता हूँ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, और यहाँ पर वेक्टर बी में लेता हूँ, कितना लिखूं मैं इसको, 5i कैप प्लस 10j कैप प्लस 15k कैप। इजिली एकदम प्रूफ करना है। प्रूव दैट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रूव दैट these two vectors are equal vectors, these two vectors are equal vectors। मतलब अगर ये वेक्टर ए है मेरा, सॉरी ये जो मेरा वेक्टर बी है, मैं अगर इसमें से 5 कॉमन निकाल लूँ, क्या बन जाएगा? ये आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्या मिल गया मेरे को? ये 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। तो इनका डायरेक्शन सेम हो गया ना। या फिर मैं किसी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए टाइम्स के टाइम वेक्टर ए इक्वल्स टू के टाइम्स वेक्टर बी, या वेक्टर बी इक्वल्स टू के टाइम्स वेक्टर ए। एक ही बात है, के मतलब कोई नंबर है यहाँ पर। ओके, तो वही सेम चीज मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। के में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, के पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो दिस कैन बी अ एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। ओके, इक्वल वेक्टर भी हो सकता है। तो कोलिनियर वेक्टर ये सारे वेक्टर बन सकता है। ठीक है, तो नोट करके लिखना, यहाँ पे असर्शन रीजन में आता है ये। कोलिनियर वेक्टर can be a can be a equal vector, okay, can be a equal vector, parallel vector, anti parallel vector, and द मैग्नीट्यूड सेम ही निकल जाए उनका, बस सेम लाइन में आने चाहिए वो। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। कोप्लेनर वेक्टर्स,
ऑल वेक्टर्स लाइंग इन अ सेम प्लेन। ओके, तो भैया इसके लिए सेम प्लेन तो बनाना पड़ेगा। बस इस सॉफ्टवेयर की ना एक ही तकलीफ है, मालूम है क्या, इसके अंदर ना लाइन स्ट्रेट बन रही कि नहीं बन रही इसका कोई अंदाजा मिल नहीं पाता है, वरना सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है ये। वरना टीचिंग के और भी कितने सॉफ्टवेयर जो बहुत महंगे आते हैं, जैसे कि एक अपना वो सॉफ्टवेयर नहीं हो गया, क्या नाम है उसका, ड्रॉबोर्ड, वो भी वो भी सॉफ्टवेयर पैसा लेता है। पैसा तो ये भी लेता है, लेकिन ये फ्री में ही इतने फीचर्स देता है कि जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे को। ठीक है, अगर मैं इसके पास प्लेन की बात मैं करता हूँ तो इसके पास कम से कम 3 प्लेन है। ये हो गया इसका पहला प्लेन एक्स वाई प्लेन, ये इसका दूसरा प्लेन, रुक जाओ इसी के ना लाइन में उठाता हूँ, ये हो गया इसका दूसरा प्लेन वाई जेड प्लेन। ओके, वाई जेड प्लेन, और ये हुआ इसका तीसरा प्लेन एक्स जेड प्लेन। ओके, हाँ एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से चाहिए अभी। चलिए, ये देखिए, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया अपना। ओके, ये अपना एक्स जेड जेड प्लेन हुआ, और ये अपना हो गया वाई जेड प्लेन। तो ये 3 प्लेन्स अपने को मिल गए यहाँ पर। बस अब वेक्टर्स बस अगर इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब जितने वेक्टर्स हैं वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है। एक वेक्टर ऐसा हो गया, एक वेक्टर ऐसा हो गया, एक वेक्टर ऐसा हो गया। तो यहाँ पर ये जितने वेक्टर्स है सारे के सारे क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, एंड दिस इज वेक्टर डी। तो वेक्टर ए बी सी डी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर इसके अंदर कोई वेक्टर है तो ये सारे वेक्टर्स आपस में कोप्लेनर होंगे, लेकिन एक्स वाई प्लेन के वेक्टर वाई जेड प्लेन के साथ में कोप्लेनर नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना। ओके, क्लियर एकदम। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर अभी अगले पे चलते हैं, विच इज कॉन्करेंट वेक्टर्स। दिस वेक्टर may or may not be have the same magnitude or direction but they act at the same point in space। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो ये क्यूब है यहाँ पर। ओके, ये क्यूब है, क्यूब तो है। चलिए, तो क्यूब पे तो रंग भी चढ़ सकता है, चढ़ाओ जरा रंग डाल के देखें। चलो, तो जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज करो कि अगर इसके ऊपर एक कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, दिस इज F1 वेक्टर। इस वाले फेस को देखो जरा, मानो एक फोर्स F2 इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, F2 वेक्टर। ओके, ठीक है, कोई वेक्टर इस फेस पे एक्ट कर रहा है, दिस इज F3 वेक्टर। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, दिस वेक्टर्स मे और नॉट हैव सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बट दे एक्ट एट अ सेम पॉइंट इन स्पेस। तो F1 F2 और F3 क्या हो जाएंगे, अपने कॉन्करेंट वेक्टर हो जाएंगे। आगे जाके इस चैप्टर के अंत में हम लोग सीखने वाले हैं लेमिस थ्योरम के बारे में। बस थोड़े से अपने जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डायरेक्शन कोसाइन वगैरह, उसको हम देख ले, फिर उसके बाद में हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो लेमिस थ्योरम में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ओके, कि इन तीनों वेक्टर का जो वेक्टर सम होता है वो 0 होना चाहिए। हालांकि हम फिलहाल के लिए इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको कॉन्करेंट वेक्टर बोलेंगे। ये तीनों किसी किसी एक पॉइंट पे भी एक्ट कर सकते हैं। ओके, F1 वेक्टर,
F2 वेक्टर, यहाँ पे आपका F3 वेक्टर। टेंशन भी आता है यहाँ पर। ओके, चलिए। और इसका लेमिस थ्योरम पे सिर्फ आपको सवाल कहाँ मिलेगा? ओनली लॉज ऑफ मोशन में या फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपके। चलिए, axial vectors. Axial vectors are also called pseudo vectors, are associated with the rotational motion, their axis, their direction along the axis rotation, and their represented quantities that arise due to spinning or turning, torque, angular velocity, angular acceleration, angular momentum, और भी बहुत कुछ है एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि भाई साहब बोलना क्या चाहते हैं? सपोज कीजिए ये एक आपको डिस्क जैसा शेप दिया गया है, रंग भरिए भाई इसके अंदर। ओके, अगर ये मानो घूमना स्टार्ट करे, जस्ट अज्यूम कि अगर ये घूमना स्टार्ट करे, तो घूम तो बॉक्स भी सकता है ना, सिर्फ ये अकेला थोड़ी घूमेगा। मे बी यहाँ पे एक प्लेट रखा हो जो घूम रहा हो, घूम तो ये भी सकता है, लेकिन घूमने के लिए इसको क्या लगेगा? इसको लगेगा एक एक्सिस। जैसे कि मेरे पास कोई नोटबुक हो तो मैं दिखाऊं आप लोगों को। हम्म, जैसे कि ये देखिए, 2 मिनट। बुक ना, 2 मिनट यार, बुक तो चाहिए मेरे को, वरना इसको दिखाऊंगा कैसे मैं। ये देखिए बच्चों, जैसे कि ये बुक है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐसा गोल गोल घुमा रहे हैं। शेप क्या है इसका? शेप है इसका रेक्टेंगल का। ओके, रेक्टेंगल का शेप है इसका। तो जब हम लोग इसको घुमाएंगे तो ये बुक क्या हो रही है? रिवॉल्व हो रही है कि रोटेट हो, हो रही है? बुक यहाँ पे हो रहा है रोटेट। ठीक है, तो ये जो फिंगर नहीं है नीचे मेरा, ये फिंगर है इसका एक्सियल वेक्टर। ये जिस एक्सिस पे घूम रहा है, समझ गए? जिस एक्सिस पे घूम रहा है, ये इसका क्या है? ये इसका एक्सियल वेक्टर है। ओके, तो कि जब ये घूमेगी तो एक ये अलोंग एक्सिस ही घूम पाएगी। इसको घूमने के लिए क्या लगेगा? इसको घूमने के लिए एक एक्सिस की जरूरत होगी। बस बस सर, सॉफ्टवेयर की जो तकलीफ है ना, कंपनी को मेल लिखना पड़ेगा, भाई तुम एक काम करो, थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट करो अपना, ताकि हमको ना ये यूज करने को मिल जाए। स्ट्रेट लाइन ये बनता ही नहीं है, आड़ा टेढ़ा बन जाएगा, स्ट्रेट बनता ही नहीं है। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है आपका एक्सियल वेक्टर। ओके, एक्सियल वेक्टर। और जब ये घूमेगा भाई, ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर क्लॉकवाइज घूमेगा। बॉर्डर से बनाता हूँ इसके कॉर्नर से। ओके, तो इसको भी तो घूमने के लिए यही लगेगा, एक्सियल वेक्टर। समझ गए? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। अब ये जो मैंने टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं, जो ड्रॉपर होंगे उनको पता होगा टॉर्क क्या होता है। जैसे टॉर्क का सिंबल होता है टाउ, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है अल्फा, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? एल होता है, सॉरी पी नहीं होता। ठीक है, तो ये सब तो उनको पता ही होगा। ओके, तो ये क्या है यहाँ पर? ये सब एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व नहीं, रोटेट हो रहा है। रोटेट मतलब अपने ही एक्सिस पे घूमना, जैसे कि अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूमता है, अपने एक्सिस पर रोटेट करता है ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, चलिए, आ जाते। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ओके, यार बच्चों, शायद अपना एक टाइप छूट गया, क्या ऑर्थोगोनल वेक्टर में वो कहीं दिखा नहीं? छूट गया वो ऑर्थोगोनल वेक्टर अपना। चलो लिखो लिखो लिखो, लिखते हैं ना हम लोग।
छूटेगा कैसे? नाम डालो ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर लिखिए इसके बारे में। इफ टू वेक्टर्स, तो इफ two vectors are perpendicular to each other, perpendicular to each other, then vectors are orthogonal vector. Then vectors are orthogonal vector. Orthogonal vectors. ओके, जैसे कि लेट सपोज कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पर है और फोर्स वेक्टर यहाँ पे लग रहा है, ओके, ये है अपना पॉइंट ऑफ एक्शन वेक्टर एफ, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया टोटल? 90 डिग्री हुआ। तो अगर किसी वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री या फिर π/2 हो जाए, तो ये अपना क्या होगा? इनको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स टॉपिक का नाम डालिए। ऑफ वेक्टर्स, ओके। चलिए भाई, हमको एक्सिस चाहिए ना। ये कौन सा रंग लिया बे? वाइट कलर चाहिए, वो भी डार्क। चलिए देखो मैं, आ जाओ। दिस इज आर एक्स एक्सिस, दिस इज आर वाई एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर एफ लेता हूँ along दी एक्स एक्सिस, ओके, कैसा लिख रहा हूँ मैं? वेक्टर एफ इक्वल्स टू 40 न्यूटन आई कैप। तो ध्यान दो, इस वेक्टर एफ के पास दो मैग्नीट्यूड होते हैं, होने को तो तीन भी होते हैं, बाकी दो जीरो होते हैं। यहाँ पर मेरे को अगर एफ एक्स लिखना हो, तो एफ एक्स में मैग्नीट्यूड कितना है? जैसे कि इसको मैं एफ एक्स वेक्टर भी तो लिख सकता हूँ, 10 न्यूटन आई कैप, बिल्कुल। लेकिन मैं अगर इसका केवल एक्स वाला मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 न्यूटन। मैं अगर इसका वाई में मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, तो सीधी सी बात है भैया, 0 न्यूटन होगा ये, ठीक है। अब यहाँ लिखना, सपोज करो एक वेक्टर ऐसा है यहाँ पर, तो ये जो वेक्टर ऐसा एफ यहाँ पे है, वेक्टर एफ, ये अकेला क्या क्या कर सकता है? सबसे पहले तो ये नॉर्मली आपका एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बना सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर ध्यान से देखो तुम लोग, तो ये एक्स वाई एक्सिस पे तो दो कोऑर्डिनेट भी लेके रखा होगा, जिसका एक्स यहां तक जा रहा होगा, हाँ है ना, जिसका एक्स यहां तक जा रहा होगा। वहां बस क्या हो रहा है? ओके, और ये जो अपना वाई वाला कोऑर्डिनेट है, वो कुछ यहाँ तक जा,
जा रहा होगा, बिल्कुल। तो ये अपनी छाप तो छोड़ेगा, मीन्स कि ये इसका बनने वाला है एफ एक्स। ये सीधा काहे नहीं बन रहा बे? ये सॉफ्टवेयर में ना एक ही तकलीफ है, स्ट्रेट लाइन बनता ही नहीं है। आप लोग स्ट्रेट ही निकालना बे, ठीक है। चलिए, और ये है इसका एफ वाई वेक्टर। आई गेस मैंने आपको वेक्टर जोड़ना सिखा दिया है, एडिशन ऑफ वेक्टर अपना लास्ट पार्ट ही था। काश जारविस जैसा एआई होता अपने पास भी। चलो, तो ये एफ एक्स हो गया, ये एफ वाई हो गया। इसका डायरेक्शन कौन सा है? आई कैप। इसका डायरेक्शन कौन सा है? जे कैप। तो इसको डायरेक्शन के साथ भी तो लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिख सकता हूँ? वेक्टर एफ इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। एफ एक्स के हेड पे एफ वाई का टेल, इनिशियल के टेल से फाइनल का हेड। वेक्टर एडिशन मैंने बताया आप सभी को। ओके, अब देखिए इसको। वाह, कितनी भालो। मतलब एकदम दिमाग अगर किसी का खराब करना है तो ये सॉफ्टवेयर उसको पकड़वा दो बस, ढंग से काम कर। नखरे दिखाएगा आज अपने मालिक को तू। चलो बे, आ जाओ। अब देखो यहाँ पर, क्या एफ एक्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ मैं? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? मान लो मैंने लगाया कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस एफ एक्स अपॉन एफ, एफ एक्स अपॉन एफ। मैंने यहाँ पे लगाया साइन थीटा एफ वाई अपॉन एफ, बिल्कुल। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को? एफ कॉस थीटा मिल जाएगी। एफ वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को? एफ साइन थीटा मिल जाएगी। तो मतलब ये क्या हो गया मेरा? एफ कॉस थीटा। ये क्या हो गया मेरा? एफ साइन थीटा। क्लियर एकदम। तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इस इक्वेशन में मैं एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू रख दूंगा। तो वेक्टर एफ विल बिकम, एफ एक्स की जगह पे क्या रखना है? एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा आई कैप, एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जी कैप। क्लियर एकदम। मेरे को तो मिलेगा मेरा वेक्टर इक्वेशन इजीली। केवल एक वेक्टर एफ से मैंने बाकी चीजें मान मान के यहाँ तक पहुंचा दी। चलिए, क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं मैं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, ये अपने को मिलने वाला है एफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एफ साइन थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट उगड़ा जरी। ये क्या मिलने वाला है? एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ एफ स्क्वायर कॉमन निकाल लो, इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू तो 1 बन जाएगी। अगेन क्या आ गया? एफ स्क्वायर आ गया, भैया रूट ले लो, एफ आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ अगेन इट कम्स एफ। क्लियर। क्योंकि अपने पास सिर्फ थीटा था ना, अगर थीटा की वैल्यू होती है अपने पास तो अपने को आंसर मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, 37 होता, 53 डिग्री होता, कुछ तो वैल्यू होता, तो एफ साइन और एफ कॉस में भी यहाँ पर बदलाव आता। क्लियर एकदम। अच्छा, क्या इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं? मतलब इसका डायरेक्शन लिख सकते हैं हम लोग? बिल्कुल लिख सकते हैं। आ जाओ जरा दिखाऊं कैसे लिखा जाता है इसका डायरेक्शन। देखो, जो नहीं चाहिए निकाल दो। ये नहीं चाहिए अपने को, ये नहीं चाहिए। ओके, चलो ये बाकी सब रखते हैं। आ जाओ, चलिए। तो यहां पर मैं वेक्टर एफ को क्या लिख सकता हूँ? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इंटू एफ कैप। ओके,
तो वेक्टर एफ क्या है मेरा? हम्म तो यहाँ से मेरे को वेक्टर एफ क्या मिल गया है? तो मुझको मिला है एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जी कैप। तो वेक्टर एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ इंटू एफ कैप लिख सकता हूँ। यहाँ से क्या मैं एफ कॉमन नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इट विल बिकम कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप। ओके, तो यहाँ से मेरा एफ से एफ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ यूनिट वेक्टर क्या मिल गया मेरे को? मेरे को यूनिट वेक्टर मिल गया है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप। अब ध्यान दो जरा यहाँ पर, मुझे किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अब उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है। अदरवाइज मेरे पास अगर केवल एंगल है तो उसका मैं यूनिट वेक्टर इजीली निकाल सकता हूं। अब तक हम लोग यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करते थे कि एफ कैप इज आर वेक्टर एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। तो वेक्टर एफ निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, तब डिवाइड करो। भैया एंगल है, सीधा निकल जाएगा ये अपना कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप। क्लियर एकदम? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, तो अपने को मिल गया। तो अगर इसको आइडियल फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आइडियल यूनिट वेक्टर, आइडियल फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या लिख सकते हैं जरा बताओ? आर कैप लिख सकते हैं ना? वेक्टर आर ही तो लेते हैं हम लोग। वेक्टर आर कैप इक्वल्स टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप। और ये डिपेंड करता है कि एंगल कहाँ से लिया है हमने। अगर मैं एंगल यहाँ से लूंगा ना 90 माइनस थीटा, या मैं अगर अल्फा यहाँ से मान लूंगा, तो अब ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये खुद को चेंज चेंज भी कर सकता है। समझ गए? ये खुद को चेंज भी कर सकता है। अरे अंडू तो हो ही नहीं रही है। अच्छा हो गया, थोड़ा सा ना लेट हो रहा है। ठीक है, चलिए और कुछ क्या लिखना था? हम्म आइए जरा, यही डायग्राम उठाइए, अगले पेज पे चलते हैं। भगाओ इन सबको, इन सबको भगाओ। हाँ हाँ, तुम पहले भागना। लेट इट बी वेक्टर आर, और ये अपना आई कैप और ये अपना जी कैप। हो गया, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा जरा बताना? वेक्टर आर इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जी कैप। अभी देखा हमने कि अपने आर एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? अपने को आर कॉस थीटा मिल जाएगी। एक बात ध्यान ध्यान में रखना, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाया था, थीटा जिसके साथ होगा वो कॉस होगा और जिसके साथ में नहीं होगा वो साइन होगा। ओके, तो थीटा जिसके साथ वो कॉस, जिसके साथ में नहीं है वो साइन। ये आर कॉस थीटा मिल जाएगा, आर वाई मिल जाएगा अपने को आर साइन थीटा। ओके, तो अगर मैं वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो इसका मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा मेरे को? वेक्टर आर का आर ही लिखता हूँ ना, समझ जाना। वेक्टर आर का मेरे को मैग्नीट्यूड मिलने वाला है आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, मतलब आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ऐसा देखो, आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो उसका होल स्क्वायर प्लस आर वाई का होल स्क्वायर। एक काम करता हूँ ना, इतने भी छोड़ देता हूँ जरा, आर एक्स आर वाई। ओके, देखिए, तो फिर आर एक्स और आर वाई के फॉर्म में ही रखते हैं जरा इसको हम लोग। बाकी इक्वेशन आप सबको पता है यहाँ पर। ओके, तो जरा यहाँ पे वेक्टर आर क्या मिलेगा मेरे को, जरा ध्यान से देखो।
वेक्टर आर मेरे को मिलने वाला है आर एक्स आई कैप आर वाई जी कैप। तो वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं आर इंटू आर कैप। ओके, तो यहाँ से आर कैप क्या मिलने वाला है मेरे को, वेक्टर आर अपॉन आर। उस चीज को दूसरे फॉर्म में दिखा रहा हूं मैं आपको। ओके, तो देखो यहाँ पर वेक्टर आर क्या है मेरे पास में, ये मेरे पास में है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप दी होल डिवाइडेड बाय आर। तो अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट करूँ, इट विल बिकम आर एक्स अपॉन आर प्लस आर वाई अपॉन आर जे कैप। ओके, तो आर एक्स अपॉन आर, यहाँ से कॉस थीटा क्या मिलने वाला है मेरे को, सीधी सी बात है, यहाँ से कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, आर एक्स अपॉन आर होगा, और साइन थीटा मेरा क्या होने वाला है, यहाँ से मेरा आर वाई अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज क्या मिल जाएगी मेरे को, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप अगेन। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम लोग ने थीटा कहाँ से लिया है। अगर मैं थीटा को जरा सा चेंज कर दूं, देखो यहाँ पर मैं अगर थीटा को ना जरा सा चेंज कर दूं, पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम होगा, बस अब ये वाली बातें यहाँ पे अलग हो जाएंगी। ओके, ये अलग हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, ये भी अलग आएगा, क्योंकि अब थीटा यहाँ पे है ही नहीं। अब थीटा कहाँ से बन रहा है अपना, यहाँ से बन रहा है थीटा भैया, ये अपना आर एक्स होगा, और ये जो वेक्टर है अपना ये अपना आर वाई बन जाएगा। तो जरा यहाँ से साइन थीटा निकालो, साइन थीटा क्या मिल जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आर। यहाँ से अपने को आर एक्स क्या मिल गया, आर साइन थीटा मिल गया। क्लियर, कॉस थीटा निकालो जरा, एडजेसेंट मतलब आर वाई अपॉन आर। तो यहाँ से मेरे को आर वाई क्या मिल जाएगा, दिस इज माई आर कॉस थीटा। बेस सेपरेट करो जरा, आर एक्स अपॉन आर आई कैप प्लस आर वाई अपॉन आर जे कैप। आर एक्स अपॉन आर कितना है, साइन थीटा है, साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये आ गया अपना यूनिट वेक्टर। क्लियर एकदम, बस इतनी सी ही बात थी यहाँ पर, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बस डिपेंड करता है कि आप लोग एंगल कहाँ से ले रहे हो, एक्स एक्सिस से या फिर वाई एक्सिस से। एक्स से लोगे तो कॉस पहले आएगा, वाई से लोगे तो साइन पहले मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब अपना अगला टॉपिक कौन सा है यहाँ पर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और इसका जो आपका पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका लिंक आपको, और प्रैक्टिस शीट का लिंक आपको, और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ओके, चलिए बाय बाय।